नमस्कार विद्यार्थियों। आज की क्लास का टॉपिक है क्लासिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के अध्ययन का शास्त्रीय उपागम। हिंदी इसकी बनती है लोक प्रशासन के अध्ययन का शास्त्रीय उपागम। देखो, अध्ययन के उपागम जो है उनका मतलब है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो अध्ययन है, जो स्टडी है, वो किस उपागम के तहत हो रही है। इसमें विभिन्न उपागम लोक प्रशासन के विकास की यात्रा में रहे हैं। पहले शास्त्रीय उपागम आया, फिर मानवीय संबंध उपागम आया। तो आज की क्लास में हम केवल क्लासिकल अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे कि क्लासिकल अप्रोच में क्लासिकल अप्रोच का मतलब शास्त्रीय उपागम क्या है और इस उपागम का जो अवधारणा क्या है, ये शास्त्रीय उपागम की अवधारणा क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है, लोक प्रशासन के अध्ययन के शास्त्रीय उपागम, इसके समर्थक विद्वान कौन कौन हैं, क्या इस उपागम की विशेषताएं हैं, क्या मान्यताएं हैं, और फिर इस उपागम की क्या आलोचनाएं की जाती है। ये सब आज के हम इस क्लास में पढ़ेंगे। देखो, आपको पहले यह समझना है कि किसी भी विषय को या ज्ञान की शाखा को जब हम विज्ञान की श्रेणी में मानते हैं, हमने पढ़ा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विज्ञान है, एक सामाजिक विज्ञान है। तो हम जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, लोक प्रशासन को सामाजिक विज्ञान मानते हैं, तो उसके लिए जानना जरूर हो जाता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित अध्ययन या शोध के लिए कौन सी वैज्ञानिक पद्धति या विश्वसनीय पद्धति होनी चाहिए। हम ये जानते हैं कि लोक प्रशासन और अन्य जितने भी सामाजिक विज्ञान है, उनका संबंध मानव से और मानव व्यवहार से है। अतः पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे सामाजिक विज्ञानों में वो पद्धति तो हम अपना नहीं सकते जो विशुद्ध वैज्ञानिक प्राकृतिक विज्ञानों में अपनाते हैं, केमिस्ट्री में अपनाते हैं, फिजिक्स में अपनाते हैं, मैथमेटिक्स में अपनाते हैं। वो पद्धति नहीं अपनाई जा सकती पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। इसलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है कि एक ऐसी वैज्ञानिक पद्धति या उपागम या दृष्टिकोण या अध्ययन पद्धति या सिद्धांत या विचारधारा या पैराडाइम, मॉडल, वैचारिक प्रतिमान, स्कूल इत्यादि नाम से हम कहते हैं इनकी जो अध्ययन की पद्धति होती है उसे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो थ्योरीज है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो आगे अब आज की क्लास के बाद जो तो आप थ्योरीज पढ़ेंगे, प्रशासनिक सिद्धांत पढ़ेंगे, उनके अध्ययन के लिए सबसे पहले जो उपागम आया, वो उपागम जिस उपागम का नाम है वो है शास्त्रीय विचारधारा या क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वस्तुतः संगठन की, यानी कि प्रशासन की शास्त्रीय या परंपरागत विचारधारा के अंतर्गत, मतलब ये परंपरागत विचारधारा भी कह सकते हैं, इसका कई नाम है। संगठन की शास्त्रीय विचारधारा, यह लोक प्रशासन के अध्ययन का शास्त्रीय उपागम, क्लासिकल अप्रोच का एक विभिन्न नाम क्या क्या है। इसको हम यांत्रिक उपागम कह सकते हैं, मैकेनिकल अप्रोच, यांत्रिक सिद्धांत। इसका दूसरा नाम है औपचारिक संगठन उपागम, परंपरावादी उपागम या पुरातनवादी उपागम। ये विभिन्न नाम है इसी के, शास्त्रीय उपागम के विभिन्न नाम है। यांत्रिक उपागम या यांत्रिक सिद्धांत, औपचारिक संगठन उपागम, पुरातनवादी उपागम, संरचनात्मक उपागम, प्रबंध प्रक्रिया पंथ उपागम, कुशलता उपागम, ये इत्यादि नाम है, वो सब इसी के हैं। साइमन और मार्च जो दो विद्वानों ने इसे प्रशासनिक प्रबंध सिद्धांत भी कहा है। और इस विचारधारा के अंतर्गत संगठन की जो शास्त्रीय विचारधारा है, शास्त्रीय उपागम, इसके अंतर्गत टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत आता है। F.W. टेलर का एक साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, वो इसके अंतर्गत आएगी। मैक्स वेबर की जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है, नौकरशाही सिद्धांत, वो आएगा इसके अंतर्गत। फेयोल, गुलिक, है ना, हेनरी फेयोल, लुथर गुलिक, एल उर्विक इत्यादि विद्वानों के द्वारा समर्थित यांत्रिक सिद्धांत या औपचारिक संगठन सिद्धांत इस उपागम के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार यहां पर आपको यह समझना है कि हेनरी फेयोल, इस उपागम के समर्थक विद्वान कौन कौन है। हेनरी फेयोल, लुथर गुलिक, एल उर्विक, जेडी मूने, एसी रेली, मेरी फॉर्कर फोलेट, आर सेल्टन इत्यादि जो विद्वान है, वो संगठन के शास्त्रीय उपागम के समर्थक है। संगठन का जो ये शास्त्रीय उपागम है या यांत्रिक उपागम है, ये औपचारिकता, कानून, संरचना तथा नियमों में विश्वास करता है। अर्थात लोक प्रशासन के अध्ययन का वह उपागम, इस अवधारणा का मतलब क्या है शास्त्रीय उपागम का, लोक प्रशासन के अध्ययन का वह उपागम जो औपचारिकता, फॉर्मेलिटी, कानून
संरचना तथा नियमों में विश्वास करता है, वह उपागम संगठन का शास्त्रीय उपागम कहलाता है। अर्थात इस उपागम में औपचारिकता पर जोर दिया जाता है, फॉर्मेलिटी, नीचे से ऊपर तक जो बिल्कुल फॉर्मेलिटी, अनौपचारिकता नहीं, औपचारिकता पर, कानून पर, कानून में जो लिखा हो वही करना है, चाहे वो गलत ही हो। संरचना, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके अनुसार ही चलना है, नियमों का पूरी तरह पालन करना है। ये जो बातें हैं वो बातें शास्त्रीय उपागम कहलाता है। तो संगठन के शास्त्रीय उपागम के सिद्धांत के जो समर्थक थे, उन्होंने औपचारिकता पर जोर दिया, बिल्कुल जो लिखा हुआ वैसे की वैसे ही करना है, फॉर्मेलिटी नहीं देखना, मशीन की तरह चलना है, जैसे किसी गाड़ी को स्टार्ट करते ही वो चले वैसे चलना है। जबकि मानव संबंध उपागम जस्ट इसका अपोजिट आएगा। इसलिए शास्त्रीय उपागम आप जब समझ जाओगे तो मानव संबंध उपागम आप इजीली समझ जाओगे। तो संगठन के शास्त्रीय उपागम में औपचारिकता, कानून, संरचना और नियमों में विश्वास किया जाता है, इनके आधार पर ही प्रशासनिक प्रक्रियाओं को चलाने का परामर्श दिया जाता है। इस विचारधारा के समर्थक या इस दृष्टिकोण के जो समर्थक विद्वान संगठन के शास्त्रीय उपागम के समर्थक माने जाते हैं। इस उपागम के समर्थक विद्वान मानते हैं कि सभी प्रशासन एक जैसे होते हैं, चाहे वो लोक प्रशासन हो चाहे निजी प्रशासन हो, ठीक है, कोई भेद नहीं मानते इन दोनों के बीच। वो मानते हैं कि इन सब में एक समान तकनीकें, सिद्धांतों की आवश्यकता होती है और इनका मूल लक्ष्य तो कुशलता प्राप्ति है, मितव्ययता बनाए रखना, एफिशिएंसी। यांत्रिक या औपचारिक संगठन उपागम, यांत्रिक उपागम, शास्त्रीय उपागम संगठन को मशीनी उपकरण की भांति देखता, मशीन की भांति देता संगठन को, अर्थात इसमें कार्य करने वाले कार्मिकों को यंत्र के पुर्जे या हिस्से मानता है। ये मेन समझना है कि शास्त्रीय उपागम के समर्थन किसी भी संगठन को या प्रशासन को मशीनी उपकरण की भांति देता है, मशीन की भांति, मशीन में अलग अलग चीजें होती है वैसे देखता है, इसमें कार्य करने वाले कार्मिकों को यंत्र के पुर्जे या हिस्से मानता है। इस उपागम की मान्यता है कि यदि संगठन एक इमारत है, संगठन एक इमारत है तो सिद्धांत इसकी वास्तुकला है। ये इस उपागम के मतलब एक प्रमुख विचारधारा है। इस उपागम की अब आ जाएगी विशेषताएं, मान्यताएं क्या है, ठीक है। मेन बातें जो कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं या एज्यूम्पशन हम कह सकते हैं संगठन के यांत्रिक उपागम की, वो प्रमुख क्या है, उनको जान लेने के बाद आप संगठन के यांत्रिक उपागम को आप भलीभांति समझ सकते हैं। मतलब इसमें मेन बात जो है वो ये है कि इसमें ये उपागम मूलतः व्यवस्था, तार्किकता, संरचना और विशेषज्ञता पर बल देता है तथा उसमें काम करने वाले श्रमिकों को आर्थिक मानव के रूप में देखता है, जिन्हें केवल आर्थिक परिणामों से ही प्रेरित किया जा सकता है। ये उपागम में मानता है कि जो संगठन में काम कर रहे होते हैं, जो प्रशासन में काम कर रहे होते हैं, वो केवल आर्थिक मानव है और केवल आर्थिक परिणामों से ज्यादा पैसे देकर उनके मशीन की भांति काम कराया जा सकता है, तार्किकता पर जोर देता है। अतः अब हम आ जाते हैं इस उपागम की प्रमुख विशेषताएं क्या है, मान्यताएं क्या है। पहली मान्यता, इस उपागम के समर्थक, जो भी विद्वान इस उपागम के समर्थक है, जो मैंने आपके सामने नाम लिया, हेनरी फेयोल, लूथर गुलिक, उर्विक, मोने, रेले, मैरी पार्कर फोलेट, है ना, मैक्स वेबर, टेलर इत्यादि जो विद्वान है, वो संगठन की संरचना पर सर्वाधिक बल देते हैं। ये आपको पहली विशेषता इसकी है कि संगठन की जो स्ट्रक्चर है उस पर बल देते हैं लोग। इनकी मान्यता है कि संगठन की समस्त समस्याएं इसकी संरचना में जन्म लेती है, अतः वैज्ञानिक आधार पर संगठन की संरचना की जानी चाहिए। पहली मान्यता, शास्त्रीय उपागम के समर्थन संगठन की संरचना पर, स्ट्रक्चर पर बल देते हैं। दूसरी विशेषता या दूसरी मान्यता जो हम इस उपागम की कह सकते हैं वो ये है कि संगठन की कतिपय सिद्धांत होते हैं और वो निश्चित होते हैं, बिल्कुल थ्योरी जो होती है वो बिल्कुल फिक्स है, निश्चित है, वो श्योर है। इस उपागम के समर्थक विद्वानों ने संगठन के सिद्धांतों को विकसित करने में सर्वाधिक रुचि ली है। संगठन के जितने भी सिद्धांत है उन सभी का विकास इस उपागम के समर्थकों ने किया है, चाहे वो पद सोपान हो, नियंत्रण का क्षेत्र हो, है ना, आदेश की एकता हो, सारे जो भी संगठन के सिद्धांत जो हम आगे चल के पढ़ेंगे वो इसी उपागम के समर्थकों ने उनका विकास किया है। अर्थात यांत्रिक उपागम या शास्त्रीय उपागम के समर्थक जो लोग हैं वो संगठन के निश्चित सिद्धांतों का वर्णन करते हैं और ये कहते हैं कि संगठन के कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं। तीसरी बात जो इस उपागम के समर्थक मानते हैं या उसके हम विशेषता मान्यताओं मान सकते हैं, निश्चित सिद्धांतों को अपनाकर किसी भी संगठन में अधिकतम कुशलता तथा मितव्ययता का स्तर पाया जा सकता है, मैक्सिमम एफिशिएंसी। और मतलब जो संगठन के जो भी निश्चित सिद्धांत है जो ये बताते हैं, जिनका ये वर्णन करते हैं, ये कहते हैं कि अगर उनको अपना लिया तो संगठन में अधिकतम कुशलता या मितव्ययता पाई जाएगी। यह उपागम प्रशासन को एक तकनीकी समस्या मानकर अपना सारा ध्यान कुशलता पर केंद्रित करता है। प्रशासन को मानता है तकनीकी है, मशीन मानता है। यांत्रिक उपागम के समर्थक ये मानते हैं, चौथी बात, कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में कोई भेद नहीं है, बल्कि सभी प्रशासन
समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। सरकारी या गैर सरकारी प्रशासन का भेद अवास्तविक है। मूल समस्या तो सभी संगठनों में कुशलता प्राप्त करना है। इस प्रकार इस उपागम के समर्थक दोनों प्रशासन में, लोक में, निजी में कोई भेद नहीं मानते हैं। अगली बात, ये उपागम संगठन में कार्यरत कार्मिकों तथा उनके दायित्वों को पृथक रूप से आंकता है। कार्मिक जो है कार्यरत, उनके दायित्व सब अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। और महत्वपूर्ण अगली विशेषताएं, मान्यता जो मैं बताना चाहूंगा, इस उपागम की यह भी मान्यता है कि कानून, नियम, प्रक्रिया, ढांचा तथा नियंत्रण प्रणाली ही प्रशासन में निर्णायक भूमिका निभाती है। ये जो बातें हैं, लॉ, रूल, प्रोसीजर, स्ट्रक्चर, कंट्रोल सिस्टम, यही प्रशासन में निर्णायक भूमिका निभाती है। कानून, नियम, प्रक्रिया, ढांचा तथा नियंत्रण प्रणाली। संगठन तथा इसकी विभिन्न इकाइयों के मध्य अधिकतम समन्वय स्थापित कराना इस उपागम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है दोनों के मध्य वो होना। एक बात जो मैं कहना चाहूंगा यह है कि इस उपागम की ये स्पष्ट मान्यता, विशिष्ट मान्यता है कि प्रत्येक संगठन एक औपचारिक ढांचा है। हर संगठन को एक औपचारिक ढांचा मानते हैं, फॉर्मल स्ट्रक्चर, जो पूर्व निर्धारित नियमों से, सिद्धांतों से, कानूनों से, कार्य प्रक्रियाओं के अनुसार ही चलता है। औपचारिक ढांचा, बिल्कुल। ये इस उपागम को जब आप समझ लोगे तो मानव संबंध उपागम को समझना आसान हो जाएगा, क्योंकि इस उपागम की जो भी मान्यताएं, विशेषताएं शास्त्रीय उपागम की, वो इसके जस्ट अपोजिट जो विशेषताएं, मान्यताएं होगी मानव संबंध उपागम की, जो अगला आपका टॉपिक है। तो ये औपचारिक ढांचा पर बल देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मानव संबंध उपागम अनौपचारिक ढांचा पर बल देता है। ठीक है, मतलब ये उपागम, शास्त्रीय उपागम, प्रशासनिक संरचना एवं इसके अन्य अंग, चार्ट, नियमावली को स्पष्ट रूप से वर्णन करता है और ये मानता है कि इनके अनुसार ही प्रशासन में कार्य किया जाना चाहिए, संगठन में कार्य किया जाना चाहिए। अर्थात पूर्व निर्धारित जो भी नियम है, सिद्धांत है, कानून है, कार्य प्रक्रिया है, उनका पालन करने पर जोर देता है। शास्त्रीय उपागम संगठन के कार्यकरण, संरचना तथा सिद्धांतों को बाह्य वातावरण तथा आंतरिक स्तर पर मानवीय व्यवहार से अछूता मानता है। ये मानता है कि मानव का जो व्यवहार है वो संगठन के कार्यकरण में, संरचना में और सिद्धांतों में उनका कोई लेना देना नहीं है। बाह्य वातावरण और आंतरिक स्तर पर दोनों को अछूता मानता है। यह उपागम मानता है कि सत्ता ऊपर से नीचे, शास्त्रीय उपागम मानता है कि सत्ता, अथॉरिटी कहां से आती है? ऊपर से नीचे की ओर आती है, टॉप डाउन आती है। और जो लाइबिलिटी होती है वो बॉटम से अप चलती है, जवाब देता है नीचे से ऊपर चलती है। ये इसकी प्रमुख मान्यता है, प्रमुख विशेषता है जो ध्यान रखना है। यही उपागम ये मानता है कि सत्ता ऊपर से नीचे, सत्ता जो होगी, अथॉरिटी कहां से आएगी? उपागम, शास्त्रीय उपागम की मान्यता है ऊपर से नीचे, और जवाब देता है नीचे से ऊपर। ये इसकी प्रमुख मान्यताएं, विशेषताएं हैं। अब इस शास्त्रीय उपागम की 6 दार्शनिक विशेषताएं मानी जाती है। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि इसकी 6 दार्शनिक विशेषताएं, जैसे आणविक, अर्थात आणविक का मतलब ये हुआ कि संगठन में कार्यरत व्यक्ति मात्र एक पुर्जा होता है ना, वह अपने सहकर्मियों से पृथक होता है, बिल्कुल मशीन का पुर्जा है वो। मतलब वो सजीव निर्जीव संरचना में भेद नहीं करते हैं कि सजीव पुर्जा है जो काम कर रहा है, वो सजीव प्राणी है, नहीं, वो उसको निर्जीव पुर्जा की बात ही मानते हैं। आणविक, इसको आणविक विशेषता कहते हैं। दूसरी विशेषता यांत्रिक, संगठन को एक मशीन मानता है। तीसरी गतिहीनता, उपागम गतिशील नहीं है, परंपरागत दृष्टिकोण वाला है। चौथी स्वैच्छिक, संगठन में कार्यरत कोई कार्मिक अपने साथियों तथा सामाजिक नियंत्रण से मुक्त रहता है, स्वैच्छिक। पांचवी तार्किकता, विवेक सम्मत या सैद्धांतिक रीति से कार्य संपादित होना चाहिए, तार्किकता। और छठी अर्थ प्रधानता, है ना, संगठन में कार्यरत कार्मिकों को आर्थिक प्रोत्साहन के द्वारा अभिप्रेत किया जा सकता है, गैर आर्थिक प्रोत्साहन महत्वहीन है। ये 6 दार्शनिक विशेषताएं, या आणविक, पहली आणविक, दूसरी यांत्रिक, तीसरी गतिहीनता, चौथी स्वैच्छिक, पांचवी तार्किकता और छठी अर्थ प्रधानता। ठीक है ना। अब मैंने आप विद्वानों को आपके सामने नाम लिया। हेनरी फेल ने संगठन की समस्त गतिविधियों को 6 भागों में बांटा है। तकनीकी गतिविधियां, व्यापारिक गतिविधियां, वित्तीय गतिविधियां, रक्षात्मक गतिविधियां, लेखांकन गतिविधियां, प्रबंधकीय गतिविधियां। ये प्रमुख विशेषता या मान्यताएं हैं जिनसे हम यांत्रिक उपागम या शास्त्रीय उपागम को समझ चुके। अब इन विशेषताओं को जान लेने के बाद अब मैं दोबारा आपको थोड़ा सा 1 मिनट में बता दूं कि उपागम क्या मानता है। संगठन की संरचना पर बल देता है, औपचारिकता पर बल देता है, नियमों पर बल देता है ना, सिद्धांतों पर बल देता है, कानून निर्माण, मतलब मशीन मानता है संगठन को, और उसमें कार्य करने वाले व्यक्तियों को पुर्जा मानता है। ठीक है, यह मानवीय व्यवहार पर, सामाजिक संबंधों पर, अनौपचारिकता का ध्यान नहीं रखता है। यह मानता है कि जैसे किक लगाया मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गई, इसी प्रकार उसमें काम करने वाले व्यक्ति है, उनके साथ बिल्कुल वो मशीन की भांति कार्य करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि उसके बुखार आ रहा है या कुछ और तकलीफ हो रही है तो उसका थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखे, या उससे सामाजिक संबंधों के बेस पे, या उसकी मजबूरी, उसकी जो और कोई प्रॉब्लम है उसका कुछ ध्यान रखे, हम उससे काम लें। ये केवल आर्थिक प्रोत्साहन पर बल देता है कि पैसा दो, ज्यादा पैसा दोगे तो ज्यादा काम करेंगे। ये इस उपागम की प्रमुख मान्यताएं,
विशेषताएं हैं। लेकिन इस उपागम में बहुत सारी कमियां हैं, विद्वानों ने इस उपागम की बहुत सारी आलोचनाएं की है और उन आलोचनाओं को जानना जरूरी है। अब इसकी जो आलोचनाएं हैं वो इस उपागम की जो विशेषताएं मान्यताएं हैं वो मानव संबंध उपागम की आलोचनाएं हो जाएगी, और मैं जो अब संगठन लोक प्रशासन के अध्ययन का जो शास्त्रीय उपागम की आलोचनाएं बता रहा हूं, क्रिटिसिज्म बता रहा हूं, वो मानव संबंध उपागम की विशेषताएं हो जाएगी और उसके पक्ष के आधार हो जाएंगे। तो इसकी प्रमुख आलोचनाएं जो विद्वान लोग करते हैं वो ये है कि यांत्रिक उपागम या शास्त्रीय उपागम संगठन के अध्ययन के क्षेत्र में अपनाए गए शुरुआती दृष्टिकोणों में से एक था। शुरू वाला दृष्टिकोण था, शुरू का उपागम था सबसे पहले, है ना। कुछ कमियां थी इसमें और उन प्रमुख कमियां या आलोचनाएं थी वो इस प्रकार है। हर्बर्ट साइमन ने शास्त्रीय उपागम के कुछ मान्य सिद्धांतों, जो पता है कि संगठन के शास्त्रीय उपागम की सम्मत है कि मानते हैं कि संगठन में के कुछ निश्चित मूलभूत सिद्धांत होते हैं, नियम होते हैं, उनका पालन किया जाना चाहिए और उनके नियमों के पालन से संगठन में अधिक से अधिकतम कार्यकुशलता आ सकती है। ये इनकी मान्यता थी यांत्रिक उपागम के समर्थकों की या शास्त्रीय उपागम के समर्थकों की। इसकी आलोचना की गई कि नहीं, ये गलत है, और यह आलोचना हर्बर्ट साइमन ने करी। उसने कहा कि कुछ सिद्धांत है वो मुहावरे हैं, मिथ्स है, स्लोगन्स हैं, प्रोवर्ब्स है, अर्थात कहावतें हैं, वो सिद्धांत नहीं है। उसने जैसे कार्य विभाजन सिद्धांत की आलोचना करी, उसने आदेश की एकता की करी, नियंत्रण के क्षेत्र की करी। हम आगे इन सिद्धांतों को पढ़ेंगे। उसने कहा नहीं, ये कहावतें हैं, मुहावरे हैं, ये कोई सार्वभौमिक सर्वमान्य सिद्धांत नहीं है, है ना। अर्थात वो ये भी कहते हैं कि एक सिद्धांत दूसरे सिद्धांत को काटता है। साइमन के अनुसार जो ये 4P कार्य विभाजन, मतलब ये जो आप अपना आगे चल के सिद्धांतों को पढ़ेंगे, आदेश की एकता, सीमित नियंत्रण का क्षेत्र संभव नहीं है। वो कहते हैं कि आदेश की एकता और सीमित नियंत्रण, मतलब कुछ कुल मिला के समझना ये है कि हर्बर्ट साइमन ने संगठन के यांत्रिक उपागम के समर्थकों द्वारा या शास्त्रीय उपागम के समर्थकों के विद्वानों के द्वारा जो सिद्धांत बताए गए उनकी आलोचना करते हुए कहा कि कहावतें, मुहावरे हैं और ये आपस में एक दूसरे के विरोधी है। दूसरी आलोचना जो इस उपागम की जाती है कि ये संकुचित दृष्टिकोण है, ठीक है ना, जो संगठन और व्यक्ति में परस्पर संबंधता नहीं बल्कि पृथकता की दृष्टि से देखता है कि संगठन अलग है, व्यक्ति अलग है। संकुचित दृष्टिकोण कहलाता है ये। तीसरी आलोचना, यह उपागम संरचना और औपचारिकता पर बहुत अधिक बल देता है, स्ट्रक्चर पर, फॉर्मेलिटी पर, जबकि संगठन में मानवीय संबंध भी महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी संगठन में कार्य करने वाले व्यक्ति मानव होते हैं, वो आपस में उनका संबंध महत्वपूर्ण है, वो जिनके लिए काम कर रहे हैं वो भी मानव है। तो ये मानवीय संबंधों की पूर्ण रूप से अवहेलना करता है यांत्रिक उपागम या शास्त्रीय उपागम, ठीक है ना। ये जो यांत्रिक उपागम हमने पढ़ा कि संगठन के चार्ट, नियमों, कार्यविधि और कानूनों को प्राथमिक मानता है, जबकि प्रैक्टिकल में प्रत्येक संगठन केवल इन्हीं तथ्यों पर टिका हुआ नहीं रहता है कि जो चार्ट बने हुए नियम है, कार्यविधि या कानूनों, परिस्थिति अनुसार कभी कभी अलग तरह से व्यवहार किया जाता है, ठीक है ना। अगली आलोचना इसकी क्या जाती है, ये संगठन को एक बंद इकाई या व्यवस्था, क्लोज्ड सिस्टम मानता है, अर्थात बाह्य वातावरण से प्रभावित नहीं होता संगठन, ये मानता है। लेकिन वास्तुस्थिति ये नहीं है, वास्तविकता ये नहीं है। आलोचक कहते हैं कि संगठन जीवंत होते हैं जो बाहरी पर्यावरण को प्रभावित करते हैं और उनसे प्रभावित भी होते हैं, ठीक है ना। जो इन विद्वानों ने जो संगठन के सिद्धांतों की वर्णन की, प्रशासनिक सिद्धांतों की सार्वभौमिकता की जो चर्चा की गई, कुछ प्रमुख सिद्धांत है, जबकि वास्तविकता इससे भिन्न है, क्योंकि प्रशासनिक सिद्धांत केवल प्रशासनिक स्थिति को ठीक से, आलोचक कहते हैं कि जो ये सिद्धांत है ये केवल प्रशासनिक स्थिति को ठीक से समझने एवं उसका वर्णन करने में मापदंड मात्र है, उनका परीक्षण तथा स्वीकार्यता संभव नहीं है। ये उपागम संगठन में केवल आर्थिक प्रोत्साहन को और औपचारिक आदेशों को महत्व देता है, जबकि प्रैक्टिकल में अनार्थिक प्रोत्साहन और अनौपचारिक संबंध भी संगठन की कार्यकुशलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, अर्थात वो उसको बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो ये आदर्शात्मक उपागम है, ये इन विद्वानों के द्वारा आलोचना की गई और इन विद्वानों की आलोचना के फलस्वरूप दूसरा उपागम सामने आया जिसको हम संगठन का मानवीय संबंध उपागम कहते हैं। इस प्रकार आज की इस क्लास का जो टॉपिक है संगठन का शास्त्रीय उपागम वो पूरा हुआ। पहले हम अवधारणा समझेंगे कि होती क्या है, समर्थक विद्वान कौन है, प्रमुख मान्यताएं, विशेषताएं क्या है और आलोचनाएं क्या की गई है। ये संगठन के शास्त्रीय उपागम की जो बातें थी वो क्लियर हो गई। इस प्रकार संगठन का जो शास्त्रीय उपागम अगर हम समझ लिया, दोबारा मैं रिकॉल कर दूं एक मिनट में, संगठन का शास्त्रीय उपागम परंपरागत उपागम है, पुराना उपागम है। सबसे पहले यही उपागम सामने आया जो संगठन को केवल एक संरचना, औपचारिकता, कानूनों, नियमों, चार्ट इत्यादि पर आधारित मानता है और संगठन को एक मशीन मानता है, उसमें काम करने वालों को पुर्जे मानता है और ये मानता है कि ये केवल बाह्य वातावरण से प्रभावित नहीं होते, मशीन की तरह इनको काम करते रहना चाहिए, तभी अधिकतम कार्यकुशलता आएगी। लेकिन एक पक्षीय दृष्टिकोण था, संगठन में काम करने वाले मानवीय संबंध, मानवीय लोग होते हैं, इसके बेस पर इस संगठन की जो इस उपागम की जो आलोचना की गई उसके आधार पर दूसरा उपागम आया जो संगठन का मानवीय संबंध उपागम कहलाता है। और अगला टॉपिक आपका वही है। आज की क्लास बस इतना ही।